नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोशन बैच के अंतर्गत पॉलिटी की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान, जिसे हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया था, पारित किया था, और साथ में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे भारत में लागू किया गया था। लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है, बनने से पहले, हमारा संविधान बनने से पहले ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कानून पास किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिनका असर हमारे भारतीय संविधान पर दिखता है। इस वजह से जब हम पॉलिटी में संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान को पढ़ने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हमारे संविधान का इतिहास क्या रहा है, जो हमारा संविधान हमने अपनाया है उसका इतिहास क्या रहा है। और चूंकि भारत में लंबे समय तक ब्रिटिश शासन रहा है, इस वजह से भारत का जो संविधान है उस पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए गए उनका असर दिखता है, उनकी झलकियाँ दिखती हैं। इस वजह से आप सभी को संवैधानिक विकास का चरण पढ़ना आवश्यक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1773 से लेकर 1947 तक का 1950 तक का हमें यहाँ पर संवैधानिक विकास देखना है। लेकिन आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे संवैधानिक विकास के चरण के बारे में, जहाँ हम 1773 से लेकर 1858 तक आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बता देते हैं कि हम आपको पॉलिटी कैसे पढ़ाएंगे, और साथ में रोशन बैच के बारे में जिन अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं है, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मात्र 199 रुपये में रोशन बैच लेकर आए हैं। और 15 अप्रैल तक अगर आप जुड़ते हैं तो आप महज 199 रुपये में अपनी बीपीएससी टीआरई 4.0 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में, जिसमें हम आपको, अगर हम पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो पॉलिटी को हम जो अभी थ्योरी क्लास एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी। इसके अलावा हम आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, और साथ में एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको 5 विकल्प के एमसीक्यूज भी कराएंगे जो बीपीएससी पैटर्न पर हूबहू होंगे। इसके अलावा हम आपका टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड कर रखे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। पहला टेस्ट जो कि हमने अभी क्लास ले रहे हैं, हम उसके बारे में भी बता देते हैं। 16 अप्रैल को आप सभी का 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा, और इन 100 प्रश्नों का जो टेस्ट होगा आपको ओएमआर शीट पर अटेम्प्ट करना रहेगा। ओएमआर शीट जिन अभ्यर्थियों के पास नहीं है, हमने अपनी तरफ से ओएमआर शीट बनाकर भेज दिया है, आप उसे प्रिंट आउट करा लीजिएगा। और 16 अप्रैल को दोपहर में 2 बजे आप इन 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, अपनी तैयारी का आकलन करेंगे, देखेंगे कि आपने जो 4-5 दिन में पढ़ा उससे आप जो है कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी बैच स्टार्ट हुआ है और सभी विषयों को हम कवर करेंगे एक एक करके। तो आज पॉलिटी की क्लास है, कल आपका भूगोल का क्लास होगा, और भूगोल के क्लास के बाद हम करंट अफेयर्स की पहली क्लास लेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। और उस क्लास को देखने के बाद आपको करंट अफेयर्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वालिटी कंटेंट से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। हम जितने भी अभ्यर्थी हैं रोशन बैच के, हम आपको 2 जानकारी देना चाहेंगे। पहला तो ये है कि आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसमें आप जरूर रहिए। अगर किसी वजह से अगर आप टेलीग्राम चैनल में हमारे नहीं जुड़े हैं, जो कि पब्लिक है, सभी लोगों के लिए निःशुल्क है, तो आप इसमें जुड़ जाइएगा। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो भी रोशन बैच के अभ्यर्थी हैं। दूसरा बात यह है कि आपका जो टेलीग्राम पेड बैच का जो ग्रुप है, टेलीग्राम पेड बैच का जो ग्रुप है, वहाँ पर हम आपको नोट्स भेजते हैं। जैसे आज की क्लास का हमने नोट्स आपको वहाँ पर भेज दिया है, तो कभी भी हम जो क्लास से पहले नोट्स भेजेंगे वो आपके होम पेज में भेजेंगे, और जब आपकी क्लास हो जाएगी तो क्लास का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, और क्लास का जो प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट के साथ में हम प्लेलिस्ट के नीचे आपको पहली क्लास का पीडीएफ देंगे, फिर उसके बाद दूसरी क्लास का देंगे उसी सब्जेक्ट का। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का हमने आपको कल प्लेलिस्ट दिया है, और उसी प्लेलिस्ट में आप आगे चलकर, मान लीजिए बीच में कहीं आप क्लास नहीं देख पाए, तो आप उसी प्लेलिस्ट में क्लिक करके जाकर आगे की क्लास देख पाएंगे, और नोट्स आपको उसी प्लेलिस्ट के नीचे जो है उसी ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप के अंदर हमने ग्रुप बनाया है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कुछ इस तरीके से दिखता है कि जब आप ओपन करते हैं तो आपको ग्रुप के अंदर ग्रुप दिखते हैं, बहुत सारे ग्रुप दिखते हैं। तो आप विषयवार देखेंगे, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले ग्रुप में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नया हमने बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जब अगली क्लास होगी तब आपको वहाँ पर दिख जाएगा, तब तक नहीं दिखेगा, जब अगली क्लास होगी तो अपने आप ही आपको दिख जाएगा।
क्लास हम कैसे लेंगे एक बार हम आप सभी को बता देते, क्योंकि क्लास कहाँ होगी, कैसे होगी, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में थोड़ा संशय है। हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि 15 अप्रैल तक हमारी जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर चलेंगी। 15 अप्रैल तक चलेंगी सभी के लिए, जिनको देखना है, जिनको सब्जेक्ट वाइज भी देखना है, जैसे भी देखना है आप कंटेंट देख सकते हैं, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। 15 अप्रैल के बाद फीस भी बढ़ जाएगी और 15 अप्रैल तक आप ऑफर प्राइस में जुड़ सकते हैं। दूसरी बात है कि 15 अप्रैल के बाद यानी कि 16 अप्रैल से जो भी आपकी क्लासेस होंगी, टेस्ट है आपका 16 अप्रैल को, वैसे 16 अप्रैल के बाद जो भी आपकी क्लासेस होंगी हम आपको, जो कि जैसा कि हमने आपको बताया, प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको दे देंगे, क्लास का भी लिंक हम आपको दे देंगे। जो जो नई क्लास ऐड होंगी आप उन क्लासेस को देख पाएंगे। वो सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर ही होंगी, लेकिन उसमें एक खास बात ये रहेगा कि एज ए यूट्यूब चैनल हम रन करते हैं, तो हम चाहेंगे तो उसको जो है पब्लिक करते हैं। जैसे आप ये वीडियो जो देख रहे हैं हमने इसको पब्लिक कर दिया तो आप सब लोग कोई भी देख सकते हैं, लिंक की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यूट्यूब हमें देता है प्राइवेट करने का। हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब हमें ऑप्शन देता है प्राइवेट करने का, हम प्राइवेट करके आपको दे देंगे। तो केवल और केवल जो लिंक से जुड़े अभ्यर्थी हैं, जो उस लिंक को फॉलो करते हुए या जो हमने प्लेलिस्ट बना रखा उसको भी फॉलो करते हुए आप आगे की क्लास देख पाएंगे। और आगे की जो भी क्लासेस आपको 16 अप्रैल से मिलेंगी उस पर हम ऐड हटा देंगे, जिससे अभ्यर्थियों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो जो भी अभ्यर्थी ऐड की वजह से थोड़ा जो है परेशान है, तो 15 अप्रैल तक आप जो है इस चीज़ को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब की क्लास देने में और जो है मोनेटाइजेशन जो है इसलिए भी ज़रूरी होता है कि यूट्यूब का थंबनेल जो है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसी हिसाब से उस वीडियो को आगे पुश करता है। तो इस वजह से हमने लगाया है। बाकी 16 अप्रैल से आपकी जो भी क्लासेस होंगी उसको हम ऐड फ्री कर देंगे, पहले की क्लासों को भी हम ऐड फ्री कर देंगे, चाहे आप अनंत समय तक आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, अनंत बार रिविज़न कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लास कैसे चलेगी ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, उस संविधान को पढ़ने से पहले उस संविधान का इतिहास क्या रहा है और हमारे जो संविधान सभा की जो संविधान के जो निर्माता रहे हैं उन लोगों ने कैसे कैसे जो है चीज़ों को फॉलो किया है, इतिहास में जाकर उनको भी हम कवर करेंगे। और कुल मिलाकर भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, इस वजह से ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी कानून बनाए गए हैं उन्हीं को जब हम राज्य व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, देखते हैं, तब जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर आपके लिए बात करते हैं, सबसे पहला जो कानून बनाया गया था ब्रिटेन की संसद द्वारा। याद रखिएगा, जो जितने भी कानून आप देख रहे हैं कौन बनाएगा, ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की पार्लियामेंट या इंग्लैंड की संसद, कहिए दोनों एक ही बात है। तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया। पहला कानून बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। फिर दूसरा जो एक्ट बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए हैं, 4 चार्टर एक्ट आए हैं, 4 से चार्टर याद रख सकते हैं। और ये 20-20 साल के गैप पे आए, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं कि कब कब आया है। पहला आया 1793 में, उसमें 20 जोड़ दीजिए तो 1813 में, उसमें 20 जोड़ दीजिए तो 1833 में, और उसमें भी 20 जोड़ दिए थे 1853 में। और ये किस लिए आता था चार्टर? तो चार्टर का मुख्यतः पहला काम ये था कि कंपनी का जो शासन है वो 20 साल के लिए जो है उसको रिन्यूअल कर दिया जाता था। जो कंपनी का शासन चल रहा था भारत में उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था, 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। लेकिन 53 में नहीं बढ़ाया गया। 1853 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर नहीं बढ़ाया गया और बोल दिया गया कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जब तक चाहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी, जब नहीं चाहेगी तब रूल नहीं भी करेगी। और वैसा आगे चलकर हुआ भी। तो 4 चार्टर एक्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम की 1858, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। इसकी खास बात ये रहती है कि इस कानून के माध्यम से ब्रिटेन की संसद भारत में कंपनी शासन को भंग कर देती है और कंपनी शासन पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो जाता है। तो 1858 का जो कानून है इसलिए महत्वपूर्ण है और नई व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 की, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 ये आपको
हम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़ाएंगे। इसमें सब कुछ पॉइंट्स आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है। ये कैनिंग के समय में आता है, जब लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। उस समय वो वायसराय के रूप में भी नामित हो गए थे। और 1892 का भी भारतीय परिषद अधिनियम हम दोनों एक साथ में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में भी जानेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आगे हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 में ये आया था। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा कानून कब आया था। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, चार चार्टर एक्ट हमने आपको बता दिया कि 1793 से जोड़िए, 20-20 जोड़ते जाइए। भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 92। फिर भारतीय परिषद अधिनियम कुल 3 आए थे, तीसरा ये था, आखिरी था 1909 वाला। उसके बाद फिर भारत सरकार अधिनियम चालू हो जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम दोनों कहिए एक ही बात है। तो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से जाना गया। साइमन कमीशन के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन से भी सवाल पूछा जाता है बार बार। और साइमन कमीशन का जो संबंध है वो संवैधानिक विकास के चरण में भी काउंट होता है। नेहरू रिपोर्ट को भी हम इसी क्रम में देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट से आपसे सवाल पूछा गया है, साइमन कमीशन से आपसे सवाल पूछा गया है। लगभग इन सभी कानून से कहीं ना कहीं आपका सवाल पूछा गया है। फिर हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम। और जो भारत का संविधान है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भारत का संविधान है वो इस भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो भारत का संविधान सबसे ज़्यादा किसकी झलकियां दिखाता है, सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसलिए हमें इस अधिनियम को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। हम आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद हम सीधे जो है जाएंगे अगस्त प्रस्ताव की तरफ। जब विश्व युद्ध चालू हो गया था तब उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो, और अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे ये 1940 में। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इसमें इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। फिर क्रिप्स मिशन 1942, जिससे बीपीएससी टीआरई में जो 15 मार्च को पेपर लीक हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था। तो क्रिप्स मिशन 1942, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेबल योजना की, जो कि शिमला सम्मेलन आयोजित कराए थे, बुलाए थे। बेबल प्लान 1945 के नाम से ये जाना जाता है। अंततः आपका कैबिनेट मिशन योजना आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के अनुशंसा पर या सुझाव पर या सजेशंस पर संविधान सभा का निर्माण होता है 1946 में। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, यानी अस्थाई अध्यक्ष की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जब कभी भी अध्यक्ष की बात करेंगे कॉमन, तब अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के बारे में, मसौदा समिति के बारे में, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी। तो आपको डेट भी मालूम होना चाहिए, टीआरई में पूछा गया है। अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हम जो है बात करेंगे यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के बारे में। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं एटली घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में। क्या घोषणा करते हैं कि हम 30 जून 1948 तक मैक्सिमम, अधिकतम हम 30 जून 1948 तक भारत में रुकेंगे, उसके बाद सत्ता हस्तांतरित करके भारतीयों को वापस चले जाएंगे हमेशा के लिए। तो बहुत बड़ी घोषणा थी। तो ब्रिटिश पीएम के द्वारा ये घोषणा की जाती है। फिर आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, जिसको विभाजन योजना भी बोला जाता है, पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है। फिर जो है अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भी आपसे सवाल पूछा गया है कि ब्रिटेन की संसद में इसे कब पारित किया गया था। जो दोनों संसद के जो दोनों हाउस हैं वहाँ से कब कब पारित किया गया था, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो जो कानून बनाए गए उन कानूनों का अध्ययन हम पॉलिटी को समझने के लिए करते हैं। और एक बार जब हम इनको समझ लेंगे, इनमें से क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में ग्रहण की गई हैं उनको जब समझ लेंगे, तो हमें भारतीय संविधान को पढ़ने में समझने में आसानी होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान कई देशों से बहुत सारी चीज़ें लिया भी है, वो हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। अंततः संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 26 नवंबर को आप सभी को मालूम है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद, लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाने के वजह से भारतीय संविधान को एक जो है शुभ डेट मानते हुए कि 26 जनवरी का डेट शुभ है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। पहली बार जो हम स्वतंत्रता को कम से कम सेलिब्रेट करके फील किए थे। उस समय आज़ाद नहीं थे, लेकिन फिर भी तो इसलिए इस डेट को चुना गया भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि में। इसलिए 26 जनवरी को हम हर साल, चूँकि भारतीय संविधान लागू हुआ है और भारतीय संविधान लागू होने की वजह से जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस जब भारत ब्रिटेन की गुलामी से आज आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को हम मनाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दोबारा से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। कभी भी चूँकि अभी बेसिक क्लासेस हैं, हो सकता है अभ्यर्थी नए हों, उस वजह से दिक्कत हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सब कुछ कोशिश करेंगे कि आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए समझें। भारतीय संविधान को हम पढ़ने से पहले इतिहास उसका देखते हैं। इतिहास देखने के लिए भारत में जिसका शासन रहा, यानी कि ब्रिटेन का शासन रहा है, ब्रिटिश सरकार का शासन रहा है, तो जो भी कानून ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए बनाए हैं उनका हम एक अवलोकन करते हैं। अवलोकन करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये संवैधानिक विकास इसको बोला जाता है। जब कोई चीज़ विकसित हो रही होती है समय के साथ में, तो उसको हम जो है विकास बोलते हैं। चूँकि संविधान का विकास हम देख रहे हैं, तो इसलिए संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात हम करेंगे। तो ये 1773 से लेकर 1950 तक का ये पूरा का पूरा जाता है। और सबसे पहले हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में भी चर्चा किया था। रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होगा, पिट्स इंडिया एक्ट पर आएगा, फिर चार्टर एक्ट 4 आएंगे, 1793, 1813, 1833, 1853। यहाँ पर आपको बता दें कि 93 और 13 का पॉलिटी के रेस्पेक्ट में उतना महत्व नहीं है, तो इसलिए हमने आज की क्लास में केवल 33 और 53 को दोबारा से चर्चा किया है। पॉलिटी के दृश्य में, संविधान के रेस्पेक्ट में जब महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने चर्चा किया है। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 को हमने आज चर्चा किया है डिटेल में। फिर भारतीय परिषद अधिनियम, यहाँ से आपको जो है अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। आप लोग अपनी तरफ से कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे भी क्लास आपको लगे। कोई सुझाव भी हो तो आप दे सकते हैं और हम आपके सुझाव पर अमल करते हुए भी काम करेंगे। बाकी 2-3 दिन में हमने माइक ऑर्डर किया है, माइक आ जाएगा तो उससे आपको क्लास की जो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी और बेहतरीन हो जाएगी और आप क्लास करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को अगर आवाज़ कम फील होता है तो वो भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो अभ्यर्थी आवाज़ की वजह से परेशान है, आप लोग को दिक्कत अब नहीं होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास का चरण। सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की। बैकग्राउंड हम बता देते हैं एक बार फिर से, जो भी अभ्यर्थी पहली बार ये क्लास देख रहे होंगे। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भारत में कंपनी शासन को दर्शाता है। भारत में ब्रिटेन की संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके माध्यम से भारत में जो ब्रिटेन की संसद है या ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी गतिविधि है उसको नियंत्रित करने का पहला प्रयास करती है, यानी पहला कानून बनाती है, जिसके माध्यम से ब्रिटेन की संसद जो है सुनिश्चित करेगी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी व्यापारिक और जो भी राजनीतिक गतिविधि चल रहा है, कार्य चल रहा है, वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि बगैर कानून बनाए आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे उनके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। पहला था कि बंगाल के गवर्नर, हमने आपको बताया था कि 1765 से लेकर 72 तक बंगाल में द्विशासन की व्यवस्था चली थी, दोहरी शासन की व्यवस्था बंगाल में चली थी, जिसमें
जो है दीवानी और निजामत की व्यवस्था थी जो लॉर्ड क्लाइव लेकर आए थे, उसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर बनते हैं तो उसको हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर हैं यानी कि वारेन हेस्टिंग्स हैं, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये आपको याद हो गया होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अब हम यहाँ पर गवर्नर जनरल शब्द के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने का निहितार्थ क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। थोड़ा सा हम जो है मैप का यूज़ कर लेते हैं। हमने आपसे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में बात किया था कि भारत जो है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत, कंपनी शासन के अंतर्गत जो है 3 पार्ट में विभाजित था। क्या क्या था 3 पार्ट, आप लोग एक बार बताइए। तो पहला था बंगाल प्रेसिडेंसी, और याद रखिएगा TRE 3 में एक क्वेश्चन आया था GS वाले पार्ट में हिस्ट्री से, तो वहाँ पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी दिया था, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं बंगाल प्रेसिडेंसी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कभी भी बंगाल प्रेसिडेंसी को आप कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं बोलेंगे, और उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे और उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी वाले विकल्प को ही सही उत्तर माना गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रेसिडेंसी का नाम क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुख्यालय क्या है, कलकत्ता। फिर हम बात करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी की। फिर हम बात कर लेते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। ये आपको 3 याद होंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये किस पर कंट्रोल करने के लिए था, कंपनी की गतिविधियों पर। कंपनी कहाँ कहाँ पर काम कर रही थी, कंपनी कहाँ कहाँ पर व्यापार कर रही थी, या कंपनी कहाँ कहाँ पर शासन भी कर रही थी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो ब्रिटेन की सरकार ने कानून जो बनाया उसके मुताबिक, अब बताइए 3 प्रेसिडेंसी हैं, क्या तीनों प्रेसिडेंसी को समान रूप से पावर दिया जा सकता है? आप लोग खुद से सोचिए, 3 प्रांत हैं, अच्छे खासे प्रांत हैं, क्या तीनों को एक समान पावर दिया जा सकता है अपने अपने डोमेन में? तो आप कहेंगे नहीं। अगर तीनों को एक साथ में बराबर शक्तियां दे दी जाएंगी तब फिर लड़ाई झगड़ा होगा कि बात एक दूसरे की सुनेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर एक प्रेसिडेंसी हमें चुनना होगा और उस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अन्य जो 2 प्रेसिडेंसीज हैं उनको अधीन करना होगा। अब आप लोग समझ लीजिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब नहीं आया था तो प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर का कॉन्सेप्ट था, प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर का कॉन्सेप्ट था तीनों प्रेसिडेंसी के लिए। अब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है तो इन तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए जो है गवर्नर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी चूंकि सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, हमने आपसे बात किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी का साइज सबसे बड़ा है। बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा बड़ा होने के कारण बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वही प्रांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वही प्रेसिडेंसी सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो इस वजह से किया गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे या बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने का मतलब है कि जो अन्य मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हैं, जो इनके जो गवर्नर हैं, अब इनका कद क्या हो गया, छोटा हो गया, इनका कद छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर होगा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा और उसके अधीन आ जाएंगे, यानी वो अब सर्वोच्च हो जाएगा एक हिसाब से। किसके ऊपर, मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर, ताकि शासन अच्छे से चल पाए, कोई विरोधाभास ना हो। उम्मीद करते हैं इस वजह से, चूंकि अधीन किया गया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया था, तो इसलिए बंगाल के गवर्नर को भी अगर गवर्नर बोला जाएगा तब तो बात बराबर दिखेगी। तो इसलिए पद को बदल दिया गया और बोला गया गवर्नर जनरल। और जनरल शब्द एक प्रकार से उच्च पद को दर्शाता है, सैनिक पद को दर्शाता है एक हिसाब से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एक अभ्यर्थी ने लाइव सेशन में कमेंट भी किया था, उम्मीद है कि अब उन्हें गवर्नर और गवर्नर जनरल में फ़र्क पता चल गया होगा। फिर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। अब एक चीज़ आप लोग समझिए, कभी भी
जब कोई पद क्रिएट किया जाता है जो सभी से सर्वोच्च हो, जैसे आज के डेट में भारत के राष्ट्रपति सबसे, जिनको महामहिम बोला जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति सबसे ऊपर है संवैधानिक रूप से, वैसे ही 1773 के कानून के हिसाब से गवर्नर जनरल सबसे सर्वोच्च था। कहाँ का? बंगाल का। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनका एक जो है कार्यकारी परिषद बना दिया गया। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता करते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो वैसे ही गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई, गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई 1773 के कानून के माध्यम से, और उस परिषद को क्या बोला गया? कार्यकारी परिषद, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और किस लिए बनाया गया था? तो ताकि जो कंपनी का व्यापार है, जो भी फैसले वगैरह लेने हैं वो इस काउंसिल के माध्यम से, इस परिषद के माध्यम से ले लिए जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गवर्नर जनरल के लिए को सलाह देने के लिए, फैसले लेने के लिए जो काउंसिल बनाई गई उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बोला गया। अब गवर्नर जनरल के अलावा इस कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे। तो अगर आपसे पूछे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य आए, तो कुल 4 सदस्य आए। 4 सदस्य ये और गवर्नर जनरल +1, तो कुल मिला के टोटल 5 लोग। ये आप समझ गए होंगे इतना। और जब कभी भी कोई फैसला लिया जाता था तो ये देखा जाता था कि 3 वर्सेस 2, यानी गवर्नर जनरल अगर इस साइड हैं तो 3 2 से बड़ा ही होगा, यानी 5 सदस्य, 4 ये और 1 गवर्नर जनरल। तो होता क्या था कि जिधर 3 लोग चले जाते थे उन्हीं की बात मानी जाएगी टेक्निकली। तो इस वजह से इस जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं इसमें कई बार गड़बड़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए गवर्नर जनरल ना संतुष्ट हो और इस 4 सदस्य में से 3 सदस्य एक तरफ हो जाएं और 1 सदस्य गवर्नर जनरल की तरफ हो जाए, तो गवर्नर जनरल की बात कमज़ोर पड़ जाएगी, गवर्नर जनरल का पद भी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये आगे चलकर इसको संशोधित भी किया जाता है। अभी आपको ध्यान रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को जो है उसमें कितने सदस्य ऐड किए गए? कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य, गवर्नर जनरल को छोड़कर, गवर्नर जनरल को भी मिला लीजिएगा तो 5 सदस्य हो जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ये हमने आपको समझा दिया है। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1774 में कलकत्ता में। एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी बनेगा तो एक मुख्य न्यायाधीश चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो पूरे सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्रमुख होता है, या हेड कह लीजिए, एक प्रकार से अध्यक्ष समझ लीजिए। तो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य जज बनाए गए इस सुप्रीम कोर्ट के लिए। और ये किसके लिए बनाया गया था? तो कंपनी का जितना भी क्षेत्र था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जहाँ जहाँ तक कंपनी का शासन जा रहा था या आने वाले समय में जाता, उस जगह के लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। और कलकत्ता में ही क्यों बनाया गया? क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी को ज़्यादा पावर दी गई थी। और ये कहाँ पर बनाया गया था? तो आपको याद होगा फोर्ट विलियम में, जो कि कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। डिटेल में हमने इनके बारे में चर्चा किया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाई गई है जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे, और ये जो फैसले होंगे ये शासन से संबंधित होंगे, कि शासन कैसे करना है उससे संबंधित होंगे। लेकिन 2 काम थे यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये राजनीतिक कार्य के लिए, शासन प्रशासन राजनीतिक कार्य के लिए। एक दूसरा काम था कंपनी का व्यापार करने का। व्यापार करने के लिए ही तो आई थी। तो व्यापार करने के लिए जिस संस्था को बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, उस बॉडी को क्या बोला गया, उस निकाय को क्या बोला गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि राजनीतिक कार्य के साथ साथ, चूंकि इसमें भी गवर्नर जनरल ही शामिल थे एक हिसाब से, तो राजनीतिक कार्य तो देखना ही था और साथ में व्यापारिक कार्य भी देखना था, व्यापारिक कार्य भी देखना था। और जब फैसले लेना होता था तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कन्वर्ट हो जाता था। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। इतना ही महत्वपूर्ण है संवैधानिक दृष्टि से। बाकी डिटेल में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में चर्चा कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से दोनों अलग अलग है, इस वजह से हमने अलग अलग क्लास लिया है, ताकि जिनको मॉडर्न हिस्ट्री ही केवल पढ़ना हो उनको दिक्कत ना हो, जिनको मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में पॉलिटी भी पढ़ना है उनको भी दिक्कत ना हो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट जो कि बहुत ही युवा प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके समय में एक कानून बनाया गया और इन्होंने अपने नाम से ही
कानून बना दिया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित हुआ। और इसके माध्यम से हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है कि 1773 से लेकर आगे जो जो कानून आएंगे ये कंपनी पर जो ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की सरकार की जो हुकूमत है उसको मजबूत करते जाएंगे। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये कानून बनाए जाएंगे। तो जो भी कानून आएंगे वो सुधार की तरफ आपको दर्शाएंगे, यानी पहले से सुधार होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अभी हम आपसे बात कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहा था, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कार्य भी देख रहा था और राजनीतिक कार्य भी देख रहा था। तो इस एक्ट के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया, राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया। शासन की दोहरी प्रणाली लाई गई, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट या नियंत्रण की दोहरी प्रणाली लाई गई, सिस्टम ऑफ डबल कंट्रोल। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बोलिए, शासन की दोहरी प्रणाली बोलिए या नियंत्रण की दोहरी प्रणाली बोलिए, दोनों एक ही बात है। इसमें क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी पहले से बना हुआ था 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ये इसको वाणिज्यिक मामले तक सीमित कर दिया गया, यानी बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस अधिनियम के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट से बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब केवल व्यापारिक मामले देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक नया संस्था बना दिया गया, एक नया निकाय बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामले दे दिए गए कि जो भी राजनीतिक मामले होंगे शासन प्रशासन संबंधी, जिसको हिंदी में नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। और इसका कार्य क्या था, तो ब्रिटिश भारत में नागरिक और सैन्य मामलों को नियंत्रित करना। तो शासन प्रशासन से संबंधित दो काम होते हैं, एक तो नागरिक संबंधी होते हैं कि जो शासन प्रशासन वो कैसे देखना, दूसरा होता है कि क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए जो भी सैन्य मामले हैं, जो मिलिट्री अफेयर्स हैं, उनको कंट्रोल करना। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं भारत का जो शासन प्रशासन, एक हम जो जनता है इसके लिए एक शासन प्रशासन होता है और एक दूसरा होता है सैन्य प्रशासन, यानी सेनाओं की मदद से जो एक प्रशासन होता है। तो उस समय की बात है। तो इस प्रकार से नागरिक और सैन्य मामलों को नियंत्रित करना ब्रिटिश भारत में ये काम था किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो ये आपको फर्क समझ में आ गया होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बनाई गई, किसके माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अब जब दो बॉडी हो जाएगी शासन करने के लिए, दो निकाय शासन करने के लिए हो जाएंगे, तो शासन की दोहरी प्रणाली, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इसको हम बोलेंगे। नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या है, ब्रिटिश भारत में नागरिक यानी शासन प्रशासन संबंधी और सैन्य मामलों को नियंत्रित करना, यानी जितना भी लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स देखेगा। ये आप समझ गए होंगे। युद्ध वगैरह भी बहुत हुए थे, तो उन सभी मामलों में सैनिक लगेंगे, तो उन सब मामलों को कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। शासन प्रशासन में जो राजनीतिक मामले होंगे वो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगा, जो भी इसका राजस्व आएगा वो सब देखेगा, पैसे का हिसाब किताब ये ब्रिटेन की संसद को देगा। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पहली बार कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1773 के माध्यम से ब्रिटेन की संसद ने कोई अधिकार नहीं जताया था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की संसद ने भारतीय क्षेत्रों पर अपना क्लेम कर दिया। बोला कि जो कंपनी के अधीन जो भी भारत में क्षेत्र हैं, जो कंपनी शासन के अंतर्गत हैं, वो किसके हैं, ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। या एक प्रकार से जो ये भारतीय क्षेत्र है किसकी संपत्ति है, ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है। तो ब्रिटिश संपत्ति बोल दिया गया भारतीय क्षेत्रों को जो कंपनी के अधीन थे। और यहाँ पर एक क्लियर क्यों किया गया था, ताकि कंपनी आगे चलकर जो व्यापार करने के लिए मुख्यतः आई थी, ये हावी ना हो पाए ब्रिटेन की संसद पे या सरकार पर। और ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की सरकार कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में ये काम कर रही है। तो पहली बार कब क्लेम किया गया ब्रिटेन की संसद या सरकार द्वारा, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एकीकृत करने में जो है गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, उनको मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसियों पर सर्वोच्च अधिकार दिया। इस बार बोल भी दिया गया दोबारा से कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको एकीकृत रखना है, इंटीग्रेटेड रखना है, और जो गवर्नर जनरल है वो मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसियों पर सर्वोच्च अधिकार रखेंगे। और गवर्नर जनरल को मजबूत करने के लिए क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें हम 4 से घटाकर 3 कर देते हैं। पहले 4 थे, अब 3 कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि गवर्नर जनरल हैं,
एक तरफ 3 लोग इधर हैं, अगर गवर्नर जनरल के साथ में 1 लोग आ जाते हैं और इधर 2 लोग रहते हैं, उस केस में भी बात किसकी मानी जाएगी? गवर्नर जनरल की, क्योंकि गवर्नर जनरल ज़्यादा सुप्रीम है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था लाई गई जिसमें गवर्नर जनरल को मजबूत कर दिया गया। तो कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 हो गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, और गवर्नर जनरल को मद्रास बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों पर सर्वोच्च अधिकार दे दिया गया। पहले 1773 के मामले में क्या किया गया? कानून के माध्यम से अधीन किया गया, और यहाँ पर सर्वोच्च अधिकार, दोनों में अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। 1793 और 1813 का चार्टर एक्ट सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1793 का वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1813 वाला मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से, तो वो हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में बता दिया है। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। तो भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। प्रावधान क्या क्या है देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया गया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो 1833 का चार्टर एक्ट है, उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल। अच्छा, ये बदलाव करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि अभी तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट था, वो इस संदर्भ में देखा जाता था कि भारत में कंपनी का जहाँ जहाँ तक आधिपत्य है वहाँ तक ये शासन देखा जाता था। लेकिन 1833 तक आते आते, यानी इस कानून के बनने से पहले तक, कंपनी का पूरे भारत पर लगभग शासन हो चुका था, पूरे भारत पर, और एक प्रकार से जो मुगल साम्राज्य वो नेस्तनाबूत हो चुका था। मुगल सम्राट कंपनी के पेंशनर के रूप में रह रहे थे, और एक प्रकार से कंपनी पूरे भारत पे छा चुकी थी। हमने इससे पहले की क्लास में भी बात किया है कि जो भारतीय शासक थे, उन्होंने जो है 1813 में जब लॉर्ड हार्डिंग ने सर्वोच्चता की नीति का आदेश दिया, जो है पैरामाउंसी की नीति का, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी की नीति का जो है उन्होंने आदेश दिया, सभी ने स्वीकार कर लिया, किसी ने विरोध नहीं किया, और 1833 के माध्यम से कंपनी के शासन को पूरे भारत पर लागू कर दिया गया। इसका मतलब है कि कंपनी अब पूरे भारत पर छा चुकी है, कंपनी का जो शासन होगा पूरे भारत पर होगा। तो इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल बोला जाएगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? और भारत के गवर्नर जनरल में, और चूंकि भारत को जो गवर्नर जनरल है पूरे भारत का होगा, तो इसलिए उसमें सभी नागरिक, यानी सामान्य जो प्रशासन की व्यवस्था है, और साथ में जो सैन्य, यानी जो मिलिट्री शक्तियां हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, वो सब कुछ निहित कर दिया जाएगा। यानी सबसे जो मजबूत व्यक्ति कौन होगा शासन प्रशासन के मामले में? तो भारत का गवर्नर जनरल। सारी नागरिक शक्तियां भी उसके अंतर्गत, यानी कानून वगैरह बनाने का, भारत की जनता के लिए कानून वगैरह बनाने का अधिकार किसको होगा? भारत के गवर्नर जनरल को। सैन्य शक्तियों को देखने का, यानी जो भी युद्ध वगैरह होगा, कुछ भी होगा, तो उसको भी देखने का कार्य कौन करेगा? तो भारत के गवर्नर जनरल। ये कहने का मतलब है। अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, वो आपको इतना ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे आगे बात करते हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसके माध्यम से विधि आयोग, लॉ कमीशन का निर्माण किया गया था, और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना हुई थी। और एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड मैकाले थे, ये बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। लॉर्ड मैकाले बहुत लंबे समय तक जो है भारत में रहे हैं, और लॉर्ड मैकाले ने बहुत सारी समितियों की अध्यक्षता भी की है, जिसमें आप पहला आयोग देख रहे हैं, पहली कमेटी देख रहे हैं, विधि आयोग, जिसको लॉ कमीशन बोलते हैं। तो लॉ कमीशन किसके माध्यम से लाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट से। और लॉ कमीशन बनकर कब तैयार हुआ? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे पहले विधि आयोग के? लॉर्ड मैकाले। फिर बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। चार्टर एक्ट 1853 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो पहला, भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा व्यवस्था शुरू की गई थी, ओपन कंपटीशन सिस्टम। इसका मतलब है कि भारतीय अब सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। भारतीय अभी तक सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकते थे, कंपनी अपने हिसाब से रिक्रूट करती थी। आपको याद होगा कि 1800 में जो गवर्नर जनरल बन के आए थे उस समय 1798 में, जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, 1800 में इन्होंने फोर्ट विलियम
कॉलेज की स्थापना की थी। किस लिए? ताकि जो भी अंग्रेज अधिकारी आएंगे, युवा अधिकारी जिनको आगे एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है, उनका ट्रेनिंग हो सके। तो कंपनी नियुक्त करती थी एक हिसाब से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से और जो है गवर्नर जनरल के माध्यम से। लेकिन अब 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने क्या बोला कि भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा व्यवस्था की जाएगी, यानी अंग्रेज भी अब एग्ज़ाम देंगे और भारतीय भी अब एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो इसको हम खुली प्रतिस्पर्धा इसीलिए बोलते हैं कि इसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। डिटेल में हमने चर्चा किया था कि इसी के तहत 1763 में सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले सिविल सर्वेंट बने थे। फिर उसके बाद जो है बात करें तो 1771 तक आते आते फिर दूसरे जो सिविल सर्वेंट बने थे वो कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब सिविल सेवकों की भर्ती करने के लिए प्रावधान किया गया, किसके माध्यम से? चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। तो फिर अगर कोई प्रावधान किया जाएगा तो जाहिर सी बात है एक समिति बनानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी बात तो है नहीं, पूरा एग्जाम का व्यवस्था दिखाना है, देखना है कैसे होगा क्या होगा। तो एक समिति बनाई गई, एक समिति बनाई गई। किसकी समिति बनाई गई? भारतीय सिविल सेवा समिति, कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। फिर अगेन जो सबसे पावरफुल उस समय हुआ करते थे समिति वगैरह के मामले में, मैकाले, लॉर्ड मैकाले, अगेन लॉर्ड मैकाले फिर से इस समिति के अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिएगा विधि आयोग के अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले हैं और भारतीय सिविल सेवा समिति के अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले हैं। इस वजह से इस समिति को किस नाम से जाना गया? मैकाले समिति। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो मैकाले समिति, भारतीय सिविल सेवा पर गठित मैकाले समिति, इस ऐसा करके प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कब बनी थी ये समिति? 1854 में। किसके माध्यम से बनी थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट के कानून से मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुई। किस लिए इसको बनाया गया था कि बताओ क्या खुली प्रतिस्पर्धा हो सकती है? ओपन कंपटीशन का प्रावधान लाया गया है। अब आप इसको बताइए। तो इन्होंने क्या बताया कि योग्यता आधारित मेरिट बेस खुली प्रतिस्पर्धा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी सिफारिश भी वही है जिसके लिए इनको बनाया गया था, वही उन्होंने एज इट इज सिफारिश कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब हम बात करते हैं भारतीय विधान परिषद। भारतीय विधान परिषद 1853 के चार्टर एक्ट से आया था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो गवर्नर जनरल हैं उनकी जो काउंसिल है उनको इसका विस्तार किया गया और उसको एक नया नाम दिया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय विधान परिषद। उसमें कुछ सदस्य अतिरिक्त जोड़े गए। तो ये 1853 के चार्टर एक्ट से ऐसा किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम कहा जाता है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 1857 में क्रांति होती है। क्रांति होने के बाद जो भारत सरकार अधिनियम है 1858, इसके माध्यम से कंपनी शासन को भंग कर दिया जाता है। कंपनी शासन को भंग कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है भारत में। अब कंपनी शासन को भंग कर दिया गया तो बोला गया कि भारत की बेहतरी के लिए, भारत के शासन की बेहतरी के लिए हम कानून लेकर आए हैं। तो इन्होंने अच्छा सा नाम भी रख दिया। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पाल्मस्टोन। तो लॉर्ड पाल्मस्टोन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1858 में इन्होंने सबसे पहले इस विधेयक को, ये तो अभी कानून के रूप में दिख रहा है आपको, लेकिन कानून पहले क्या बनता है? विधेयक के रूप में संसद में जाता है, बिल के रूप में संसद के रूप में जाता है। तो बिल या विधेयक के रूप में किसने सबसे पहले इसको पेश किया था संसद में ब्रिटेन की? तो लॉर्ड पाल्मस्टोन ने। लेकिन लॉर्ड पाल्मस्टोन का कुछ समय पश्चात इस्तीफा हो जाता है कुछ कारणों से, तो नए प्रधानमंत्री बनते हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं 1858 में ही, जिनका नाम है एडवर्ड स्टेनली। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टोन है और भारत सरकार अधिनियम पास होने पर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड स्टेनली। तो एडवर्ड स्टेनली ने यहाँ विधेयक पेश किया, दोबारा से पेश किया। पहली बार किसने पेश किया था? तो ये पाल्मस्टोन ने, लेकिन इनका इस्तीफा हो गया, प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री थे एडवर्ड स्टेनली, उन्होंने दोबारा से इस विधेयक को पेश किया। क्या नाम विधेयक का? भारत सरकार विधेयक था, लेकिन ये जब पास हो गया तो इसको अधिनियम बोला गया। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, प्रावधान देख लेते हैं।
तो सबसे जो जरूरी चीज़ है जो आपको समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी शक्तियाँ थीं, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के क्षेत्र थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व जिन जिन क्षेत्रों से ले रही थी, सब कुछ उसका शासन प्रशासन सब कुछ जो है किसको हस्तांतरित कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को, जिससे भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसका मतलब है 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन चलता है। फिर है भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना की गई, जो कि 1858 से 1947 तक चला। और भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का मतलब क्या है कि अब भारत पर जो भी शासन होगा वो ब्रिटेन के क्राउन के नाम से होगा। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि भारत में जो भी कानून बनते हैं उस पर साइन किसका होता है, सिग्नेचर किसका होता है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च होते हैं कानून के मामले में, शासन प्रशासन के मामले में, संवैधानिक रूप से। तो उसी प्रकार भारत में उस समय राष्ट्रपति की जगह आप जो है क्राउन को समझ लीजिए, महारानी को समझ लीजिए, इतना ही फर्क है। तो क्राउन जो थे उनके अधीन कर दिया गया, यानी भारत से संबंधित जो कोई भी कानून होगा उसको बनाने का अधिकार भी हमेशा की तरह ब्रिटेन की संसद को ही होगा, ब्रिटेन की संसद को ही होगा। लेकिन अब ये किसके अधीन हो जाएगा? क्राउन के अंतर्गत, महारानी के अंतर्गत। यानी अब महारानी का साइन जब इस पर होगा तभी ये कानून भारत के लिए लागू होगा। जैसे राष्ट्रपति साइन करते हैं वैसे ही जब महारानी साइन करेंगी तभी ये कानून माना जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। 1773 से 58 तक कंपनी शासन कर रही थी अब जो है, और ब्रिटेन की सरकार का अप्रत्यक्ष शासन था, लेकिन अब जो है प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन हो गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी भारत पर जो भी शासन होगा वो महारानी के, क्राउन के अंतर्गत होगा। भारत के लिए राज्य सचिव, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भारत पर जो है व्यवस्था कर दी गई है प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की, तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन को देखने के लिए, चूँकि भारत तो बहुत दूर है, भारत बहुत दूर है, तो भारत में जो है एक काम किया गया कि वायसराय नामित कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल हैं उनको वायसराय भी बना दिया गया, जो गवर्नर जनरल हैं उनको वायसराय भी बना दिया गया। लेकिन ये तो भारत में रहेंगे। अब ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ब्रिटेन सरकार, ब्रिटेन की संसद के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखने के लिए एक पद का निर्माण किया गया जिसका नाम था भारत के लिए राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया का एक पद बनाया गया। किसको देखने के लिए? भारत में जो भी शासन प्रशासन हो रहा है, यानी इनका पावर ज़्यादा है, इनका पावर ज़्यादा है। यानी ये जो है गवर्नर जनरल के या वायसराय के ऊपर है। गवर्नर जनरल या वायसराय इनको जो है अपना जो भी जानकारी ये लेना चाहेंगे शासन प्रशासन से संबंधित, वो गवर्नर जनरल या वायसराय इनको देगा। ये आप समझ गए होंगे। तो भारत पर ब्रिटिश शासन अब प्रत्यक्ष हो चला है, और उसके लिए लंदन में, कहाँ पे बनाया गया था ये ऑफिस? लंदन में। लंदन में ही क्यों बनाया गया? क्योंकि भारत के लिए जो राज्य सचिव थे वहाँ पर प्रावधान किया गया कानून में, 1858 के कानून में जो अभी आप पढ़ रहे हैं, कि जो भारत के लिए जो राज्य सचिव होंगे ये ब्रिटेन की जो सरकार है उसके जो है कैबिनेट मंत्री होंगे। तो ब्रिटेन की सरकार की कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा होगा, दर्जा प्राप्त मंत्री ही बन सकते हैं। जैसे आज के डेट में आप देखते हैं राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, अमित शाह जी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। तो उसी प्रकार ब्रिटेन की संसद में जो भी सरकार में जुड़े हुए कैबिनेट मंत्री के स्तर के लोग थे उनमें से ही किसी को भारत के लिए राज्य सचिव का बनाया जाएगा। अब चूंकि कैबिनेट मंत्री का काम उस देश में ज़्यादा होता है, ब्रिटेन में ज़्यादा होगा, तो इसलिए इनको भारत तो नहीं भेजा जा सकता, तो इसलिए लंदन में एक इनका ऑफिस बना दिया गया, कार्यालय बना दिया गया। तो भारत के लिए जो राज्य सचिव थे वो ऑपरेट कहाँ से करते थे? वो लंदन से ऑपरेट करते थे। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया था। अब भारत के लिए जो राज्य सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, कैसे सब कुछ देखेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? अकेले तो नहीं कर सकते हैं, इनकी सहायता के लिए कोई ना कोई काउंसिल तो चाहिए होगी। तो इनकी काउंसिल जो बनाएगी उसको हम इंडिया काउंसिल के नाम से जानते हैं। 1858 के अधिनियम के माध्यम से 15 लोगों का, 15 सदस्यों का एक भारतीय परिषद या इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस से आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नियुक्त किया गया राजशाही के प्रतिनिधि के रूप में। हमने पहले भी क्लास में बात किया है। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नियुक्त किया गया था। किस अधिनियम के माध्यम से? 1858 के अधिनियम के माध्यम से। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
गवर्नर जनरल, दोबारा से बता दे रहे हैं, गवर्नर जनरल को वायसराय भी नियुक्त किया गया है। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो भारत का वायसराय भी होगा। इसका मतलब है आगे चलकर हम वायसराय के लिए गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर जनरल ही वायसराय है, गंगाधर ही शक्तिमान है। आप कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, कब? 1858 के बाद। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। 1858 से 62 के बीच में ये भारत के पहले वायसराय के रूप में काम किए थे। 1856 से 58 के मध्य ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किए थे। इस प्रकार से भी आप समझते हैं। और 1858 से 62 के रूप में गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के पहले वायसराय के रूप में भी ये काम किए थे। अब हम बात करते हैं लॉर्ड एडवर्ड स्टेनली की। लॉर्ड एडवर्ड स्टेनली की, अभी इनका नाम आपने कहाँ देखा था? तो हमने देखा था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है उसको बिल के रूप में, विधेयक के रूप में पेश कौन किया था ब्रिटेन की संसद में? तो लॉर्ड एडवर्ड स्टेनली, ये प्रधानमंत्री थे। अब आप लोग सोचिए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो क्या कैबिनेट मतलब उनको जो है कैबिनेट स्तर के तो वो भी हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप समझिए कि जो ब्रिटेन के पीएम थे उन्होंने खुद को ही इस पद के लिए नामित कर दिया। वो चाहते तो किसी और को भी दे सकते थे, जैसे मान लीजिए मोदी जी ने राजनाथ सिंह जी को दे दिया, अमित शाह जी को दे दिया, लेकिन जो लॉर्ड एडवर्ड स्टेनली थे इन्होंने भारत के पहले वायसराय को देखने के लिए, संचालित करने के लिए जो भारत राज्य सचिव का पद था सबसे पहला, वो उन्होंने खुद ही ग्रहण किया, क्योंकि अब भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन होने वाला है इस वजह से। बाकी आगे चलकर जो कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को छोड़कर जो कैबिनेट मंत्री हैं ज़्यादातर वही भारत के राज्य सचिव हुए हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे जहाँ जहाँ जरूरत होगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे 1858 के अधिनियम के माध्यम से? तो लॉर्ड एडवर्ड स्टेनली, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोहरी सरकार प्रणाली, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट की। अब आप लोग बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हो गया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता कैसे था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से और नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रहेगी तब इसका काम क्या है? कोई काम है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन प्रशासन कैसे चलता था? इसी से न चलता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो जाएगी तो इसकी कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी गई तो दोहरी सरकार प्रणाली, सिस्टम ऑफ डबल कंट्रोल भी समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के माध्यम से भंग किया? तो जिस अधिनियम के माध्यम से कंपनी को भंग किया जाएगा, 1858 का अधिनियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा भी हुई थी। जो ये कानून आप देख रहे हैं, इस कानून के लागू होने से पहले एक घोषणा कराई गई थी। यहाँ पर जो भारत सरकार अधिनियम है 1858, ये लागू होने से पहले, भारत में लागू होने से पहले एक जो है घोषणा कराई गई थी, क्योंकि भारत में अब कंपनी शासन समाप्त हो रहा था। कंपनी शासन समाप्त होने के बाद भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का शासन होना था और महारानी के अंतर्गत शासन होना था। तो महारानी विक्टोरिया, हमने आपको याद करने का तरीका बताया था कि 1857 की क्रांति में विक्ट्री किसकी हुई थी? जीत किसकी हुई थी? तो अंग्रेजों की। तो महारानी विक्टोरिया उनकी महारानी। तो महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा होती है। और ये घोषणा क्यों होती है? ताकि ये बता दिया जाए पूरे भारत को कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरण कर दिया गया है। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जो भी पावर ट्रांसफ़र होगा वो किसको जाएगा? ब्रिटेन की राजशाही को। उसके और वो किसके हिसाब से काम करेंगे? तो ब्रिटेन की संसद ही कानून बनाएगी, लेकिन अब ब्रिटेन की महारानी के अधीन होकर, इस प्रकार से। और ये घोषणा कब हुई है? महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई है? तो ये 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858। और जाहिर सी बात है कि महारानी विक्टोरिया तो जो है घोषणा पढ़ने के लिए भारत आएंगी नहीं, इतना तो उनको टाइम है नहीं। तो इसलिए महारानी विक्टोरिया की जगह पर उनकी इस घोषणा को पढ़ेगा कौन? तो जाहिर सी बात है, भारत में जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है अंग्रेजों का, कौन है वो? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858, डेट याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा को पढ़कर सुनाया था। क्योंकि घोषणा महारानी विक्टोरिया की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़कर सुनाया था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम
अगली जब पॉलिटी की क्लास आपकी होगी तो वहाँ पर हम आपसे चर्चा करेंगे 1861 के अधिनियम के बारे में। 1861 का जो अधिनियम है वहाँ पर हम जब चर्चा कर लेंगे तो 92 के अधिनियम में एक दो पॉइंट देख लेंगे, और इन पॉइंट्स को जब हम देखते देखते आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि जो अध्यादेश आता है आज के डेट में, अध्यादेश हम आपको आगे समझाएंगे क्या होता है। जब जो संसद के जब दोनों जो हाउस हैं, दोनों सदन हैं, जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, जब वो सदन में नहीं होती है, यानी कार्रवाई सदन की जब नहीं चल रही होती है, स्थगित रहती है, उस समय में अगर मान लीजिए कोई जरूरी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तब किस तरीके से जो राष्ट्रपति हैं वो काम करेंगे। तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश लेकर आते हैं। तो राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश लेकर आते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से अध्यादेश लाया गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हम उसका इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर बहुत सारी चीज़ें हमको मिलने वाली हैं और ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। देन भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में बात करेंगे 1909 के बारे में, फिर भारतीय सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बारे में जिसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, फिर साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन प्लान, देन जो है अंतरिम सरकार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, संविधान सभा के बारे में भी चर्चा करेंगे। आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हड़बड़ी कोई नहीं करेंगे, आराम से आपका अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेड बैच में हम पहली बार आप सभी को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग से एक जो है उम्मीद है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आपके सुझाव हैं आप बेझिझक कीजिए, आपको कोई कमी लगे उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे अच्छा लिखिए, बुरा लिखे बुरा लगे बुरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तभी अपने अंदर सुधार कर पाएंगे और हम सुधार में ज़्यादा बिलीव करते हैं। कल आप लोगों की अगली जो क्लास होगी रोशन बैच के अंतर्गत, वो होगी आपकी रात में 9 बजे और ये होगी क्लास भूगोल की। तो भूगोल के बारे में हम एक आधारभूत क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने भूगोल पहली बार पढ़ा हो या इससे पहले कभी नहीं पढ़ा हो, आपको भी समझ में आ जाए, ऐसी बातें हम कल के क्लास में करेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे भूगोल को। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप रोशन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल मैसेज ही कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।